गुड मॉर्निंग बच्चों। टॉप 10 की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चल रही है, तो ये सीरीज आपकी डेली ऐसे चलती रहेगी अनवरत। आप जो है वीडियो के साथ हमारे बने रहिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ समझ में आने लगेगी, क्योंकि ये जो जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये यूपी बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः 1,0, 5,-2 तथा 8,2 है, तो त्रिभुज के केंद्र क्या होंगे? यानी एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के शीर्ष आपको दे दिए गए हैं। तो जब त्रिभुज के शीर्ष दे दिए गए हैं तो त्रिभुज का केंद्र पूछ रहा है। तो सिंपल सी भाषा में पहले यहाँ आप एक चित्र बना लीजिए। इस तरह से मैं आपको समझाने के लिए एक चित्र बना रहा हूँ। ये आपका त्रिभुज हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसके बाद इसका शीर्ष क्या दे रहा है? मान लीजिए -1, 0 बिंदु ए का शीर्ष दे रहा है। बी का क्या दे रहा है? मान लेते हैं कितना दिया गया, 5, मान लेते हैं। और उसके बाद सी का मान लेते हैं कितना, 8, कितना मान लेंगे, 2 मान लेते हैं। ये हो गया, ये त्रिभुज के क्या हो गए? शीर्ष हो गए। अब इसका पूछ रहा है त्रिभुज का केंद्र क्या होगा। तो जब त्रिभुज की केंद्र की बात करता है तो इसमें हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, x1 x2 धन x3 बटे 3 कर देना है। आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे? त्रिभुज का केंद्र पूछ रहा है तो लिखेंगे केंद्र बराबर, लिखेंगे केंद्र, यहाँ लिख लीजिएगा त्रिभुज का केंद्र बराबर क्या लिखेंगे, x1 धन x2 धन x3 बटा 3 लिखेंगे। यही केंद्र आपसे पूछ रहा है। ये मान लेते हैं केंद्र O है। अब इसका केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? अगर x1 की वैल्यू आपसे पूछते हैं तो हम आपको कई बार चर्चा कर चुके हैं। इस बिंदु को क्या कहेंगे? x1 y1 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? x2 y2 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? x3 y3 कहेंगे। यही तो है आपके निर्देशांक। यानी x1 बराबर कितना है? -1 है। y1 बराबर कितना है? 0 है। x2 बराबर कितना है? 5 है। y2 बराबर -2 और x3 बराबर 8 है और x3 बराबर 8 है, y3 बराबर कितना है? 2 है। तो यही वैल्यू आपको प्रतिस्थापित करना है। तो चलिए x1 की वैल्यू यहाँ से तुलना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? आप बताएंगे -1 प्लस x2 ये है तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 5 और x3 आपका ये है, इसकी वैल्यू कितनी है? 8 बटे कितना लिखेंगे आप? 3 लिखेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, आप क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, 5 में से -1 को घटाएंगे 4 हो जाएगा, प्लस कितना होगा? 8 होगा, बटे कितना होगा? 3 होगा। 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा? 12 होगा, बटे कितना लिखेंगे? 3, 3 1 3, 3 चौक 12। ये कितना आ गया आपका? 4 प्राप्त हो गया। ये तो आपका एक केंद्र हो गया, लेकिन अभी y वाला बचा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आप केंद्र लिख लीजिएगा x और यहाँ क्या लिख लेंगे? y। यहाँ x, y भी इसका केंद्र है। ये अब y का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? y1 धन y2 धन y3 बटे कितना करेंगे? 3। ये सूत्र आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप त्रिभुज का चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको सूत्र समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? y बराबर लिखेंगे, y1 की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे y1 ये है, y1 से इसकी तुलना करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे। प्लस ये क्या है? y2 है, तो ये y2 है, y2 की वैल्यू कितनी है? -2 है। प्लस y3 कितना है? 2 है, 2 लिख लेते हैं, बटे कितना लिखते हैं? 3 हो गया। अब यहाँ y बराबर कितना लिखेंगे? 0 धन ऋण का गुणा ऋण हो गया, प्लस 2 हो गया, बटे कितना हो गया? 3। ये कैंसिल हो गया आपका, 0/3 हो गया। इसमें आपको कितना प्राप्त हो गया? 0। अगर इसकी केंद्र की बात करते हैं तो आप बताएंगे इसका केंद्र कितना प्राप्त हुआ है? लिखेंगे 4, 0। यही इसका केंद्र है। पहले क्वेश्चन में आपका आंसर यही प्राप्त हो गया, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये आपका त्रिभुज दिया गया था, त्रिभुज के शीर्ष दिए गए थे, इसका ये केंद्र ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो जितना केंद्र था x1 धन x2 धन x3 बटे 3 कर लिए, y1 धन y2 धन y3 बटे 3 कर लिए। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, आपको रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। त्रिभुज का केंद्र बराबर, यानी x का निकाल रहे हैं, एक बार x का निकालेंगे, एक बार y का निकालेंगे,
तो देखिए त्रिभुज का केंद्र x बराबर x1 धन x2 x3, यानी x वाला जोड़ेंगे, फिर त्रिभुज का केंद्र y वाला निकालेंगे तो y को जोड़ेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर, यह है 13/12, तो काश थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप यहाँ पहले इसको लिख लीजिए। लिखने का मतलब आप क्या लिखेंगे? लिखने का आपका मतलब यही है, यहाँ लिखेंगे क्या? सेक थीटा बराबर कितना लिखेंगे? 13 बटा कितना लिखेंगे? 12। सेक थीटा बराबर आपका 13/12 हो गया। जब सेक थीटा बराबर 13/12 आपको प्राप्त हो गया, तो आप इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ, अब यहाँ आप एक सूत्र जानते होंगे, लाल बटा कक्का, ये त्रिभुज बना लीजिए। अब यहाँ लाल बटे कक्का का मतलब यल ए यल बटे क्या लिखेंगे? के ए लिखेंगे। साइन कास टैन कोसेक सेक, सेक यही है, यानी सेक ये है, तो कण बटा क्या होगा? आधार। कण कितना होगा? 13 होगा, और आधार कितना होगा? कण आपका ये हो गया, आधार आपका कितना? ये हो गया 12, ये हो गया। यही तो हो गया सेक थीटा बराबर कण बटा आधार। तो जब कण बटे आधार होता है तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसमें आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। सेक थीटा बराबर कण बटा आधार हो गया। जब ये कण बटा आधार हो गया तो आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे? ये आपका कितना हो गया? सेक थीटा बराबर कण बटा आधार, ये कण हो गया, ये आधार हो गया। तो अगर इसकी वैल्यू तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इसका वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ ये क्या है? 13 है, ये कण है, ये क्या है? आधार। तो 13 13 में कितना होगा? 12 12 में कितना होगा? इसके वर्ग में से इस वर्ग को घटा देंगे, लंब की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन आपको ध्यान देने की बात यह है, आप ये बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है? आप जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है कण बटा आधार होता है, आधार होता है। अगर काश थीटा बराबर पूछते हैं, काश थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे काश थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या होता है? कण। काश थीटा बराबर आधार बटा कण होता है। जब काश थीटा बराबर आधार बटा कण होता है, तो आप ये बताइए सेक में क्या हुआ है? 13 बटा कितना लिखा गया? 12, यही तो दिया गया है। अब सेक का उल्टा काश होता है, और काश का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो ये देखिए इसमें क्या था? कण बटा आधार था, और इसमें क्या हो गया? ये आधार ऊपर हो गया, कण नीचे हो गया है। काश वाले में आधार ऊपर है, कण नीचे है, और सेक वाले में कण ऊपर है और आधार नीचे है। तो इसकी वैल्यू आपको क्या हो जाएगी? 12/13 हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी? नहीं समझ में आई होगी तो ये तो आपका सिंपल सा फार्मूला है। सेक थीटा बराबर कण बटा आधार होता है, तो सेक थीटा बराबर कण बटा आधार होता है, तो सेक की वैल्यू दी गई है 13/12, और काश थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कण। तो आधार आपका कितना है? 12 है, और कण कितना है? 13, 13/12 हो गया। बस यही से आपको सॉल्व करना था। बस इसमें आपको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत थी कि इसको हम कैसे सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको लंब का मान नहीं निकालना था। अब तो आप सेक दिया था, सेक का उल्टा क्या होता है? काश होता है, तो वही काश उसकी वैल्यू हो जाएगी। आगे चलते हैं। कह रहा है यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है, तो उनका बीजीगणितीय योग क्या होगा? यानी 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य आपको दिया गया है। दिया कितना दिया गया है? आप देख रहे हैं 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है, तो उनका बीजीगणितीय योग क्या होगा? ध्यान से सुनेंगे। जैसे यहाँ क्या कह रहा है? समांतर माध्य कितना दिया? लिख लीजिए समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना दिया गया है? आप बताएंगे समांतर माध्य 30 दिया गया है। अब ये ऐसी कितनी संख्या है? कह रहा है 20 निरीक्षणों का। 20 निरीक्षणों का मतलब 1 से लेके 20 तक। जैसे हम 1 से मान लेते हैं x1, यहाँ लिख लीजिएगा माना x1 x2 और x3 डैश 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 कितना लिखेंगे? x20 लिखेंगे। यही 20 प्रेक्षण है, यही 20 मान है जिनका समांतर माध्य 30 है। बात को गौर से सुनिएगा। माना x1 x2 x3 ये 20 क्या है आपके निरीक्षणों का माध्य कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। यानी यही 20 संख्याएं हैं जिनका समांतर माध्य 30 है। तो अब इन्हीं का योग पूछ रहा है, यानी इनका धन इनका सबका योग कितना होगा? तो ध्यान से सुनेंगे आप। यहाँ समांतर माध्य बराबर होता क्या है? आप लिखेंगे समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का
योग बटे पदों की संख्या। ध्यान से सुनेंगे, समांतर माध्य कितना दिया गया है, आप बताएंगे समांतर माध्य 30 दिया गया है, तो यहाँ 30 लिख लीजिए। पदों का योग, कितने पद हैं, 20 है ना। देखिए कह रहा है 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य। यहाँ से ध्यान से देखिए, 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य, तो 20 निरीक्षण हम क्या मान लिए, 1 से लेके 20 तक मान लिए। अब यही आपको क्या लिखना है, इसी को योग लिखना है, पदों का योग। पदों का योग का मतलब यही जो x1 x2 x3 डैश डैश x20 तक दिया गया, इसी का योग करना है। x1 धन x2 धन x3 धन x4 डैश डैश डैश, आप कितना लिखेंगे, x20 बटे क्या लिखेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, 1 से स्टार्ट है 20 तक है कि नहीं, तो आप बताएंगे यहाँ कितना लिखेंगे, 20। अब आप इसके नीचे 1 मानेंगे, अब 1 का गुणा इस पूरे पद में करेंगे। पूरे पद का मतलब यहाँ लिखेंगे x1 धन x2 धन x3 धन डैश डैश, कितना लिखेंगे, x20 इक्वल टू इस 20 का गुणा 30 में करेंगे, तो 20 तिहाई कितना हो गया, आप लिखेंगे 600। यही आपको ज्ञात करना था, बस और कुछ नहीं करना था। ध्यान दीजिए, एक बार समझ गए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। कह रहा है 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य, 20 निरीक्षण हम क्या मान लिए, माना x1 x2 x3 x4 डैश डैश, कितना मानेंगे, x20 तक, यानी आप 1 से लेके 20 तक अंक लिख डालिए, उन्हीं का योग पूछ रहा है। अब वो अंक आप अंकों में मत लिखिए, क्योंकि अंकों में दिया होता तो भी आप इसको जोड़ के लिख देते, लेकिन आप इसको किस रास में मानेंगे, चर रास में मान लीजिए, x1 x2 धन x3 धन x4, तो इन्हीं 20 परीक्षणों का माध्य कितना होगा। आप यहाँ देखिए 20 तिहाई कितना होगा, 60, ये आपका 600 होगा। ध्यान से सुनेंगे, अब देखिए इसको गुणा करेंगे, यहाँ हम 60 लिख दिए थे, यहाँ 30 गुणे कितना करेंगे, 20, तो 2 जीरो ऐसे बढ़ गया, 2 तिहाई कितना होगा, 6, ये आपका 600 आएगा। यानी x1 से लेके x20 तक आप जोड़ेंगे तो आपको कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, 600 प्राप्त होगी। तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। 8 के कह रहा है प्रथम 15 गुणजों का योग। अब यहाँ ध्यान से सुनना है आपको, क्या कह रहा है, आप इसको 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज क्या क्या हो सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 8 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 गुणे 2 लिखेंगे कितना हो जाएगा, 16, 8 गुणे 3 लिखेंगे कितना हो जाएगा, 24। यानी एक प्रथम 15 गुणज कह रहा है, तो हमने 8 में एक बार 1 से गुणा करा, फिर 2 से गुणा करा, फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे, फिर 5 से, फिर 15 डैश डैश करके, यहाँ देखिए 8 गुणे कितना लिखेंगे, 8 3 24, 8 चौक कितना होगा, 32, ये हो गया। अब डैश डैश इधर 8 ही रहेगा, इधर आपकी संख्या बढ़ती रहेगी, 4 5 6 7, तो यहाँ आप ऐसे डैश डैश कर लीजिए। डैश डैश करने के बाद 8 गुणे कितना लिख दीजिए, 15, तो 15 8 कितना होगा, आप जानते हैं 120 होगा। 8 5 40 हो गया, 8 के 8 4 12, 120 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें हम पूछते हैं ये कोई श्रेणी बन रही है, तो आप बताएंगे हाँ श्रेणी बन रही है। कौन सी श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। तो कैसे, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 16 24 32, ये कामा लगा के डैश डैश डैश, आप कितना लिखेंगे, 120। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। अब इसका समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं समांतर श्रेणी में पहले यहाँ a बराबर कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और d बराबर कितना लिखेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 16 में से 8 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ से पदों की संख्या पूछते हैं, तो पदों की संख्या आप बताएंगे कितना है, 15 है। कैसे 15 है, क्योंकि 8 के कह रहा है प्रथम 15 गुणजों का योग, तो यानी n बराबर आप कितना लिखेंगे, 15, तो n बराबर आपका कितना हो गया, 15। अब इसका दो फार्मूला है, एक फार्मूला आपका है ये, यस n बराबर होता है n/2, और कोष्टक में क्या होता है, 2a प्लस n-1 d होता है। अब इस फार्मूले पे लिखेंगे तो n का मान कितना रखेंगे, 15/2 रखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे, 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है, 8 है, प्लस n का मान कितना है, 15-1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आपने यहाँ प्राप्त किया है 8 है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक से दिख रहा है कि नहीं।
ये हो गया। अब यहाँ कितना लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 15/2 लिखेंगे। इसके बाद 8 दूना कितना होगा, 16 होगा। ये देखिए 15 में से एक को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 गुणे कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, 15/2 लिखेंगे, ये 16 लिखेंगे प्लस। अब इसका आप गुणा कर डालिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 चौक कितना होगा, 32, 8 चौक 32, हासिल 3, 8 के 8, 8 3 कितना होगा, 11। ये हो गया। अब यहाँ कितना लिखेंगे, 15/2 हो गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए, कितना जोड़ना है, 16 और कितना लिखना है, 112 जोड़ेंगे। 6 2 कितना हो जाएगा, 8। ध्यान से देखिएगा, अब इसको इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, कितना आ गया, 128 आ गया। तो आप यहाँ कितना लिख लेंगे, 128 लिख लीजिए। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इस 2 से इसको काट दीजिए, यहाँ लिखेंगे 15 गुणे, जब इसको सरल करेंगे 2 छक 12, 2 चौक कितना होगा, 8 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 15 चौका कितना होगा, 60, हासिल 6 हो गया। 15 छक्का कितना होगा, 90, 90 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यानी 960 आपका आंसर प्राप्त हो गया। ध्यान से सुनेंगे, पहले पुनः सुन लीजिए, उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहा 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग बताइए। तो 8 का हमने प्रथम पहला पद लिखा, दूसरा पद लिखा, तीसरा पद लिखा। तो पहला पद 8 हुआ, दूसरा पद 16 हुआ, 24 हुआ, 32 हुआ, तो 15 का कितना होगा, 120 होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके बाद फिर इसमें आपसे कह रहा था कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल का फार्मूला होता है यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ये आपका क्या है, ये आप बताएंगे, सूत्र है। अब इसके बाद पुनः ध्यान से सुनेंगे, n की वैल्यू 15 हो गई, बटे 2 हो गया। फिर यहाँ 2 से सूत्र से लिखा गया, a की वैल्यू कितनी है, 8 लिखी गई, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 15 लिखा गया, और -1 लिखा गया। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू यहाँ देखिए आप 8 प्राप्त किए हैं, तो 8 लिखा गया। अब यही यहाँ लिख दिया, 15/2 हो गया। फिर यहाँ कितना हो गया, 16, 8 दूनी 16 हो गया, प्लस 15 में से एक को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 गुणे 8 हो गया। फिर 15/2 किया, 16 को ऐसे लिखा, इसका गुणा किया 112 हो गया। इसके बाद 15/2 112, 128 को इसको इसको जोड़ा गया तो 128 आ गया। फिर इसको सरल किया गया, 15 गुणे 64, 960 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका एक फार्मूला और है, इसको अभी आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में a प्लस यल होता है। ये तो 15 बटे कितना लिखेंगे, 2, a की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 8, और यल की वैल्यू कितनी है 120 है। ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, यल की वैल्यू तभी इसको रखेंगे, ये यल की वैल्यू रखेंगे यहाँ। फिर इसके बाद सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 होगा। तो देखिए 128 आया है यहाँ की नहीं, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 15/2, यहाँ लिखेंगे 128। अब सरल करने पर आपका वही आएगा, चाहे आप इस बीच से लगाइए, चाहे आप डायरेक्ट इस बीच से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 960। यही आपका आंसर प्राप्त होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ तक, चलिए ठीक है, दिख रहा है। चाहे आप ये इतना यस एन बराबर n/2 a प्लस एल का फार्मूला लगाइए, चाहे ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। दोनों फार्मूले से हमने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दिया। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे, तो हमने आपको दोनों भी हिस्से बता दिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि वर्ग समीकरण इतने इतने का विविक्तकार ज्ञात करिए। तो विविक्तकार का फार्मूला आपको पता होगा, विविक्तकार क्या होता है। तो चलिए, वर्ग समीकरण कितना दिया गया है आप देखेंगे, कितना लिखा गया, 3x² माइनस कितना लिखा गया, 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम पूछते हैं, ये समीकरण यही है, ax प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना है, 0, यही तो है। अब यहाँ से a की वैल्यू पूछते हैं तो 3 बताएंगे, इसका इसके साथ तुलना करेंगे। b की वैल्यू पूछते हैं तो कितना बताएंगे, 4। c की वैल्यू पूछते हैं -6 बताएंगे, यही तो है। a की वैल्यू कितनी हो गई, 3, b की वैल्यू -4, यहाँ -4 लिखेंगे, c की वैल्यू कितनी, -6 है। अब विविध कर d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो b की वैल्यू कितनी, -4 का वर्ग करेंगे, -4 गुणे a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c की वैल्यू कितनी, -6 है।
तो 4 चौक कितना होगा 16, 4 गुणे 4 2 बार करेंगे तो वर्ग लगा है 4 चौक 16 होगा। माइनस लिखेंगे 4 तिहाई कितना होगा 12, गुणे कितना करेंगे -6, ये 16 हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 12 छक कितना होगा 72 होगा, ये ऋण दोनों जुड़ जाएगा। अब इसके बाद इसको जोड़ लीजिए, 6 2 कितना हो गया 8, 7 1 कितना हो गया 8, यही आपका हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये आपका समीकरण है, ये समीकरण से हमने तुलना कर दिया, तुलना करने के बाद ए बी सी की वैल्यू प्राप्त हो गई, इसी में से हमने तुलना किया, देख रहे हैं, इसका तुलना इससे किया ये हो गया, इसका तुलना इससे किया -3 हो गया, इसका तुलना इससे किया -6 हो गया। तो d बराबर -b² - 4ac ये आपका सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पे आप सारी चीजें रख दीजिए, b की वैल्यू -4 है, -4 हो गया, और माइनस ये 4 सूत्र से है, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -6 है, तो -4 गुणे -4 करेंगे 16 होगा, और 4 तिहाई 12, और इसका गुणा इसमें करेंगे 12 छक कितना होगा 72, अब इसको जोड़ लिया गया 88 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप ज़्यादा समय मत लगाइए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसमें कुछ बताने लायक नहीं था, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, आंकड़ों। अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 3 4 5 देखे हैं तो उनमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिले रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं, 18 38 25 36 38 25 18 38 25 19 25 का बहुलक है। अब बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो, जो सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक होगा आपका। तो बहुलक इसमें देखिए, गिन लीजिए, देखने से आपको पता चल जाएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक 25 यहाँ है, एक 25 यहाँ है, एक 25 यहाँ है, और एक 25 यहाँ है, 1 2 3 4, 4 बार 25 है। 38 कितनी बार है, 1 2 3, 38 3 बार है। तो आपको देखने से ही लग रहा है इसका बहुलक क्या होगा, आप लिखेंगे इसका बहुलक 25 है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछे बहुलक ज्ञात करिए, तो जिसकी बारंबारता का मतलब ये हो गया जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट की हो वही उसका बहुलक होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही मार देंगे। आगे चलते हैं, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। अब यहाँ आप लिख लीजिए r बराबर 12 सेंटीमीटर लिख लीजिए, और उसके बाद क्या लिखा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण कितना दिया गया, थीटा बराबर कितना दिया गया 60 अंश। अब त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है 360, यही तो होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही होता है। अब यहाँ से पाई आप ऐसे रहने दीजिए, आर की वैल्यू कितनी है 12 का वर्ग कर दीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अंश का रहा है 60 लिख दीजिए, बटे 360 कर दीजिए, ये हो गया। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 6 के 6 6 6 कितना होगा 36, ऊपर कितना बचा पाई गुणे 12 गुणे कितना बचा 12, नीचे कितना लिखेंगे आप, नीचे आप 6 लिखेंगे, तो 6 के 6 6 दूना कितना हो गया 12, तो ऊपर कितना बचा 2 गुणे 12 गुणे पाई, इसको हम क्रम से लिख दे रहे हैं, परेशान मत होइएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, तो पाई को ऐसे रहने दिया, आर की वैल्यू 12 दी गई है, 12 का वर्ग हो गया, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में 60 दिया गया है तो 60 लिख दिया गया, और नीचे 360 है, एक जीरो यहाँ से डिलीट हुआ, एक जीरो यहाँ से, तो 6 के 6 जहाँ 36 नीचे 6 बच गया। अब इस 6 से इस 12 को कैंसिल कर दिया गया, 12 का वर्ग था इसलिए 12 दो बार लिखा गया। अब इस लाइन में आते हैं, इस 2 को हमने यहाँ लिख दिया, 12 को यहाँ लिख दिया, पाई को यहाँ लिख दिया, अब 12 दूनी कितना होगा आप बताएंगे 24 पाई, यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को सूत्र यदि आपको तैयार है यानी याद है तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे, यदि सूत्र नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा एक बेलन और शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए। ध्यान से बात को सुनेंगे, पहले आप एक बेलन बना लीजिए, एक बेलन हो गया, ये आपका एक बेलन हो गया, ये आपकी क्या हो गई त्रिज्या हो गई, ये बेलन की ऊंचाई है, जो बेलन हो गया। पहले आप आपको एक शंकु भी बना देते हैं, शंकु आपका ये हो गया,
ये आपका शंकु हो गया। अब ये शंकु की ऊंचाई हो गई, ये शंकु की ऊंचाई हो गई। ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है एक बेलन और शंकु की ऊंचाई, बेलन हो गया और शंकु की ऊंचाई, इसको पूछते हैं तो ये तिर्यक ऊंचाई होती है और ये ऊंचाई ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। एक बेलन और शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, यानी त्रिज्या भी बराबर है, इसकी भी त्रिज्या क्या है, बराबर है। कह रहा है एक बेलन और शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या भी इसकी बराबर है, अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी भी त्रिज्या r है, और नहीं तो जो इसकी ऊंचाई है वही इसकी ऊंचाई है, वही इसकी त्रिज्या है। ध्यान से सुनिए, वही इसकी त्रिज्या है। अब यहां लिख लीजिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पाई को लिखेंगे, ये बताइए, बेलन का आयतन हो गया और शंकु का आयतन लिख लीजिए। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसमें भी होता है। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे, चाहे आप इसको एच मान लीजिए और इसको ऊंचाई को एच मान लीजिए और त्रिज्या को भी बराबर मान लीजिए, इसकी त्रिज्या बराबर इसकी त्रिज्या। ध्यान से सुनेंगे, अब यहाँ से देखिए, जो भी आप मानेंगे सब सही है, एच मानेंगे तब भी सही है और आर मानेंगे तब भी सही है। कह रहा है बेलन और शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, यानी कहने का तात्पर्य है जो बेलन की ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई है, जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है। तो अब इस त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, इस त्रिज्या को हम मान लेते हैं कैपिटल आर और इस त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर। अब यहाँ से देखेंगे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही तो होता है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब यहाँ ये तो सूत्र है आपका। अब यहाँ आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ क्या है, आर स्क्वायर है। यहाँ स्मॉल एच है, यहाँ कैपिटल एच है, ऊंचाई ये भी है, ऊंचाई ये भी है, लेकिन इन दोनों में अंतर इतना है, ये सूत्र का एच है और ये शंकु का बेलन का ऊंचाई। अभी यही एच यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे तो कहोगे इसकी ऊंचाई तो आपने एच माना है, तो इस एच को यहाँ इसके स्थान पे रखा जा रहा है। यहाँ कितना रखेंगे, एच रखेंगे, ये हो गया। अब इसी तरह से इसमें लिख लीजिए 1/3 हो गया, पाई हो गया। आर की वैल्यू देखिए, जो आर की त्रिज्या बेलन की थी वही आर की त्रिज्या शंकु की है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, आर स्क्वायर हो गया। ये ऊंचाई एच है, ये ऊंचाई एच है, सूत्र की ऊंचाई से एच लिखा गया है, और शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, कैपिटल एच दी गई है, तो यहाँ एच लिख दीजिए। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों का अनुपात का मतलब बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। यहाँ लिखेंगे क्या, बेलन का आयतन बटे क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, और शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, यही तो है। अब देखिए दोनों में कट कट क्या रहा है, पाई यहाँ से कटा, पाई यहाँ से कटा, यही आर ऊपर है यही आर नीचे है, आर स्क्वायर ऊपर भी है आर स्क्वायर नीचे भी है, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या इसकी भी त्रिज्या कह दिया है बराबर है, यानी बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या बराबर है और बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई के बराबर है, तो जो सारी चीजें बराबर है तो कट भी जाएंगी, ये कट गया। अब यहाँ से अगर आपसे पूछते हैं ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 3, ये हो गया। जब इसको पलटेंगे 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/1 होगा। आप जानते हैं बटे को अनुपात में लिख सकते हैं, तो जब बटे को अनुपात में लिख सकते हैं तो इसको लिखेंगे 3:1। यही अनुपात आपसे पूछ रहा था, यही आपका आंसर। बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया, जो समझ में क्वेश्चन आया तो आप तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। क्वेश्चन समझिए, समझने के बाद आप फार्मूला लगाइए, बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का क्या आयतन होता है, उसी पे रख दीजिए, आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में,
ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में AC का मान ज्ञात करिए। AC का मान ज्ञात करने का मतलब ये आपका वृत्त है, ये आप एक वृत्त बना लेंगे, ये हो गया, और इसके बाद एक वृत्त ये है, दो वृत्त है, यानी जो बीच वाला वृत्त है ये इसकी स्पर्श रेखा है, और ये स्पर्श रेखा क्या है, जो छोटा वृत्त है, अंदर का वृत्त है, वह बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है। अब यहाँ ये आपका केंद्र ये है, केंद्र से इस वृत्त के स्पर्श रेखा पे लंब डाली गई है, और बड़े वाले वृत्त के यहाँ ये आपका इतना है, कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। ACBO की लंबाई कह रहा है ज्ञात करिए। तो आप इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, पूछ रहा है किसकी लंबाई, AC की लंबाई, AC की लंबाई पूछ रहा है। ये बताइए ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब बताएंगे हो रहा है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACO में, ACO में लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, OC बराबर कितना लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर, और AO कितना लिखेंगे, 13 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसके बाद फिर AC का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है AC ज्ञात करिए। तो आप ये बताइए ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ कि नहीं। अगर पूछते हैं आपसे इसमें लंब क्या है, ये है लंब, ये है कर्ण, ये है आधार, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग। कर्ण भुजा क्या है, आप कर्ण का मान दिया गया है आपका 13, चलिए भुजा का मान डायरेक्ट लिख देते हैं 13। लंब भुजा का मान कितना दिया गया, 5 का वर्ग। आधार भुजा क्या है, AC, AC का वर्ग कर देते हैं। 13 13 में कितना होगा, 13 13 में कितना होगा, 169 कर लीजिए। 13 13 में 3 त्रिक 9, 3 1 के 3 हो गया, फिर 3 1 के 3 हो जाएगा, 1 1 की 1 हो, 9 हो गया, 6 हो गया, 5 25 कितना होगा, 25 प्लस कितना लिखेंगे, AC का वर्ग करेंगे। 1 6 9 में से 25 को घटाएंगे तो लिखेंगे AC का वर्ग। इसको घटा दीजिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गए कितना हो गया, 4, ये बचा कितना, 4, 5 बचा, यहाँ से उधार गया कितना बचा, ध्यान से सुनेंगे, आपको कितना घटाना है, इसमें से 25 घटाना है, तो 9 में से 5 गए 4 हो गया, यहाँ कितना बचा, 6 में से 2 गए कितना हो गया, 4, ये बचा आपका 144। यहाँ लिखेंगे AC का वर्ग बराबर, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, AC बराबर लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे AC बराबर 144 हो गया, ये वर्ग में था, वर्ग को हटाएंगे, ये रूट में हो जाएगा। AC बराबर कितना होगा, 12। AC की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो AC की वैल्यू आप ज्ञात कर लिए, कितना आ गया, 12। ये आपका हमने छोटा सा चित्र बनाया था, यहाँ आपको बड़ा बना दिया। ये छोटे वृत्त और बड़े वृत्त का केंद्र O था, और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या थी आप बताएंगे, OC थी, और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या बताएंगे, OA बताएंगे। लेकिन इस सब से आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको AC का मान पूछ रहा था, तो आपका AC का मान पूछ रहा था। तो ये आप देख रहे हैं एक सर्किल, इस सर्किल में एक वृत्त का निर्माण, सर्किल में एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो त्रिभुज ACO है, तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो इसी के माध्यम से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है 1 से 20 तक की संख्याओं में 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या हो। 1 से 20 तक, अभी अभी इस टाइप के क्वेश्चन को इसके पहले प्रैक्टिस सेट में हमने आपसे लिया था। 1 से 20 तक की संख्याओं में 3 के गुणज, अब पहले आप चाहे 1 से लेके 20 तक की संख्या लिख लीजिए, और चाहे जो है आप क्या करेंगे, 3 के गुणज लिख लीजिए। 3 के गुणज कहाँ तक लिखेंगे, 20 तक लिखेंगे। तो 3 के गुणज क्या होंगे, आप जानते हैं 3 के गुणज, जैसे 3 3 दूने 6, 3 3 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 होगा, 3 पचे 15 होगा, 3 छक 18 होगा, 3 सत्ते 21 होगा, ये तो ज्यादा होगा। अब संख्या क्या कह रहा था, 1 से 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आप सोचेंगे एक बार इसको लिखा गया फिर एक बार इसको क्यों लिख रहे हैं? आप ये बताइएगा, 1 से हमने 20 तक की संख्या लिखा, अब कह रहा है ऐसी कितनी संख्या है 1 से 20 तक जो 3 से कट जाएंगे? तो आप देखेंगे 3 से 3 कटेगा, 3 से 6 कटेगा और 3 से 9 कटेगा, 3 से कितना कटेगा 12 कटेगा, 3 से 15 कटेगा, 3 से 18 कटेगा। अब तो अगर इसके आगे जाएंगे तो 21 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? वही चीज तो हम यहाँ लिख दिया, 3 का गुणज लिख दिया, 3 का गुणज। यहाँ देखिए कहा था 3 के गुणज, 3 के गुणज यही तो होंगे। और कहाँ तक कहा था? 20 तक कहा था। तो आपका देखिए 18 तक 20 से कम है, अगर 21 में चले जाएंगे 20 से अधिक है। तो आपको पूछ रहा है होने की प्रायिकता बताइए, 3 के गुणज होने की प्रायिकता बताइए। तो आप ये बताइए कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पढ़ रही हैं। और यहाँ से गिन लेते हैं इसमें कितनी पढ़ रही है। जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ लिखी गई है। ये तो मैं आपको संख्या 1 से लेकर 20 तक लिख के दिखा रहा था, यही यही संख्या है जो हमने यहाँ लिखा था ऊपर, वही वही संख्या इसमें भी आएंगी जो 3 के गुणज होंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 तक रहेगा, यहीं तक कटेगा ना 18 तक, और 21 तो कटेगा नहीं, 21 अधिक हो जा रहा है, 20 से अधिक हो जा रहा है। तो प्रायिकता पूछ रहा है, तो ये कितनी संख्या है? अब बताएंगे 6। और कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या आप बताएंगे 20 है। तो अब प्रायिकता क्या पूछ रहा है? होने की प्रायिकता बताइए। तो 6 बटा कितना लिख देंगे 20। अब पुनः सुनेंगे 6 क्या है 20 क्या है? ये 20 कुल संख्या है। कुल संख्या का मतलब 1 से 20 तक की संख्या कितनी होंगी? 20 होंगी। अब उसी 20 में कह रहा है कि 3 से, यानी 3 का गुणज क्या क्या होगा? 3 का गुणज 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, यही तो होगा। तो ये कितनी संख्या पढ़ रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 के ऊपर लिख दिया। कुल संख्या 20 थी तो 20 हो गया। यदि इसको सरल करना चाहते हैं सरल कर दीजिए, नहीं तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। चलिए थोड़ा सा सरल कर देते हैं। सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 1 के 2, ये आपका आंसर बन गया। यही आपका आंसर हो गया। तो आप जानते हैं आज भी हमने इस सीरीज में 10 ही क्वेश्चन लिया, क्योंकि 10 की सीरीज चल रही है। तो आप 10 तक के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई होगी। यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसको आप जरूर कमेंट करिए। आप जान रहे हैं ये टॉप 10 की सीरीज चल रही है, 10-10 क्वेश्चन डेली चल रहे हैं। और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उसको आप कमेंट करिए। धन्यवाद।